वेलकम बैक। मुल्क की सियासत की अब बात करेंगे और बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई। उनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि याहिया आफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपना चैम्बर संभालते ही फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को उन्होंने तलब किया था, जो कि आज होगा। और चीफ जस्टिस बनते ही याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह की हैसियत से एक बहुत बड़ी तब्दीली की है, जहां पे चीफ जस्टिस ने जो 2 जजेस हैं जिसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनको शामिल कर लिया है। पहले जस्टिस अमीन इसमें शामिल थे। और अगर बात की जाए याहिया आफरीदी की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नो कर दी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और जजेस कमेटी में वही जज शामिल किए गए हैं जो पहले मौजूद थे, जिसमें अमेंडमेंट करके एक जज को बाहर किया था, जनाब हमारे क्या नाम है, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब। अभी ना उनके नाम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहने की आदत है। खैर, यूट्यूबर की जानिब से भी हंसते हैं चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तस्वीर लेने पर सुप्रीम कोर्ट के एसपी सिक्योरिटी को हटा दिया गया। हुआ ये कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे और जब वो उन्होंने सलाम कहा तो उन्होंने नोट किया कि एक यूट्यूबर जो हैं वो उनकी तस्वीर बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि एसपी सिक्योरिटी कहाँ पे, तो उन्होंने एसपी सिक्योरिटी को हटा दिया और नए एसपी सिक्योरिटी तैनात कर दिए गए और वो अब परफॉर्म करना शुरू हो गए, जो कि आई थिंक सो अच्छा है, क्योंकि यूट्यूबर्स एक तो हर जगह पहुंच जाते हैं और ना कोई प्रिवेसी है। एक इंसान नमाज पढ़े, कम से कम नमाज तो सुकून से पढ़ने दें। आपकी कैसी सहाफत के सो कॉल्ड सहाफत शुरू हो जाती है। खैर, ये मामलात है जी। मैंने देखा ना, मतीउल्लाह जान एक जगह पे खड़े होके ना, जहाँ पे थोड़ा सा स्टेप था, अच्छा। साबिक चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, काजी फाइज़ की, उनकी तकरीब के बाद वो एक स्टेप के ऊपर खड़े होके तो वो चीफ जस्टिस साहब से कुछ सवाल करने लगे, तो काजी साहब ने उनको भी जो है उनकी सरजनिश की कि आप कौम के पैसे के ऊपर खड़े हैं, अभी जो है इसको बनाया गया और इतने करोड़ों रुपए यहाँ पे लगे हैं। फिर उनको नीचे उतारा गया और एक नई डिबेट हुई। तो हमारे यहाँ भी ना, चाहे वो यूट्यूबर हो, हम हो या फिर साफ़ी हो, जो भी है ना, उसको एक डेकोरम का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई एक तकरीब में आए, तो आपको अगर वहाँ पे कुछ जगह नहीं मिलती, थोड़ा पीछे हो जाए, शायद आपको बाद में सवाल का मौका मिल जाए। नहीं, अब हर इंसान अगर ये कहना शुरू कर दे कि मैं सहाफ़ी हूँ, और फिर वो इस तरह की जो बहुत से मसाइल हमारी जर्नलिज्म में अब जाके शुरू होना शुरू हुए, क्योंकि हर इंसान ने ये कहना शुरू कर दिया और कुछ भी करना शुरू कर दिया। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं असल में सहाफ़त के, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एसपी सिक्योरिटी को फारिग किया गया, वो एक लिहाज से ठीक है, क्योंकि उनका काम था कि पता होना चाहिए भाई कि ये सिक्योरिटी के क्या मामलात है। एक चीफ जस्टिस है एक मुल्क का, वो नमाज नहीं पढ़ पा रहा, उसकी पर्सनल पिक्चर्स ही कहूँगी मैं, वो कहीं जा रही हैं और आपको खबर ही नहीं है। तो ये मसाइल हम सबको एज ए कम्युनिटी भी खुद को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। सियासी मसाइल तो चलें एक तरफ हैं, अभी हम बल्कि डिस्कस भी करेंगे, हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके अलावा वैसे ही हमारा एक फ़र्ज़ ये भी है कि यहाँ पे बैठ के आपको थोड़ी सी कोई अगर अच्छी बात बता सकते हैं तो वो बताएं। और वो यही है कि एज अ कम्युनिटी हमें खुद को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे है। और इसके अलावा अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो उन्होंने कुछ नए अहकामात भी जारी किए हैं। पहले एक कोर्ट रूम से लाइव कवरेज होती थी, अब तमाम के तमाम कोर्ट रूम से लाइव कवरेज होगी। और अगर कोई साइल नहीं चाहता कि उसके मुकदमे की लाइव कवरेज हो, तो वो फिर कोर्ट उसके ऊपर अमल करेगा। इसके अलावा जो बैरून मुल्क साइलिन है, वो लाइव कवरेज के लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, हमारे गेस्ट अली बुखारी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप सो कि आप भी ठीक होंगे। अली साहब, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अब अपना ओहदा संभाल लिया है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए उन्होंने। अब आप क्या समझते हैं अली कि इनकी क्या नोयत होगी इन फैसलों की, और मुस्तकबिल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन तमाम तर फैसलों से, या जो भी जस्टिस काजी फाइज़ जिस तरह परफॉर्म करेंगे? देखिए निम्रा, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अवाम और नास के लिए होते हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा जो है वो हमारा इंस्टीट्यूशन है और पाकिस्तान का, जिसने जस्टिस प्रोवाइड करना है, जिसने इंसाफ मुहैया करना है अवाम और नास को। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस याहिया साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले, और प्रायोरिटी ये होनी चाहिए और होगी भी, डिग्निटी वाला आदमी है कि वो अब जो इतना भी इंसाफ के जो भी लवाजमात हैं, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं इंसाफ मुहैया करने के, वो जल्द से जल्द और सॉफ्ट और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आसान तरीके से वो हैंड ओवर करें, नंबर 1। और नंबर 2 चीज उसमें ये है कि बड़ी जरूरी, जो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने इनिशिएटिव भी लिए बड़े अच्छी तरीके से, वो उन्होंने जो इनिशियली स्टेप लिया वो बड़ा अच्छा लिया कि उन्होंने अपने 2 सीनियर प्यूनी जज और जो सीनियर जज थे, सेकंड नंबर मुनीब साहब, उनको कमेटी में डाला। सो
तो नंबर 3 इसमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये सब जो है, क्योंकि उनको ऐसी टाइम मिला कि जब काजी फायज ईसा ने इंस्टीट्यूशन तबाह और बर्बाद करके रख दिया। मैं अगर आसान अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो ये अल्फाज है कि बिल्कुल जो है उन्होंने जो है रुसलेस तरीके से और बाइस तरीके से मामला चलाए, जिससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ वो अवाम नास को तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो है पब्लिक एट लार्ज को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब वो जितने भी चीजें उन्होंने गलत की हुई हैं उसको दुरुस्त में लेकर आना जो है वो भी बड़ा जरूरी है, और उसके लिए याहिया अफरीदी साहब को बहुत पॉजिटिव, बहुत मैच्योर, बहुत ऑनेस्ट एंड डिग्निटी के साथ जो है उनको ये तरीका कार करना पड़ेगा और बड़ी मेहनत भी होगी। सो ये सारी चीजें जो है हमारी अब चलेंगी साइड बाय साइड। सो आई एम होपफुल कि जी इंशाल्लाह कोई बेहतरी निकलेगी, मुल्क कौम के लिए लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये फार्म 47 वाले जो जिस तरह तबाही फेर दी है उसके साथ मिलके आपके साबका चीफ जस्टिस जो काजी था उसके साथ, तो मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल जो है वो सही तरीके से जो है एग्जीक्यूट की जाएगी चीजें, और वो जो है अमल दरामद होगा। ठीक हो गया। अली बुखारी साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब रियासत अली आज़ाद साहब ने। रियासत साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह हमने अली बुखारी साहब से सवाल किया था, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, फिर 2 जो सीनियर प्यूनी जजेस हैं उनको भी लाया गया, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि 12 जुलाई के बाद हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल बेंचेस बने। 12 जुलाई से पहले मुनीब अख्तर भी होते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी होते थे, लेकिन एक मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हम ख्याल बेंचेस बने थे। तो क्या शुरू में ये चीफ जस्टिस साहब इस तरह रहेंगे या फिर इनकी प्रैक्टिस 3 साल तक इसी तरह रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो जो नया लॉ है उसके मुताबिक ये कि ये डेजिग्नेटेड पोस्ट है, और जब से वो चीफ का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो वो मैक्सिमम 3 साल के लिए, अगर उनका लंबा भी टेन्योर होगा तो मैक्सिमम वो 3 साल के लिए रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर उनकी एज मुकम्मल हो जाए तो फिर उन्हें रिटायर होना होगा। अगर 65 पे पहुंच जाते हैं तो ये उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट और टेन्योर पोस्ट के हवाले से ये उनकी लिमिटेशन के कितने टाइम के लिए वो चीफ जस्टिस रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अली साहब की तरफ आते हैं। अली साहब ये बताइएगा कि आप किस तरह देखते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो उसकी तश्कील 9 हुई है, उसमें अब अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर भी इसका हिस्सा है, तो आपको क्या लग रहा है? अली बुखारी साहब आपको आवाज मुझसे पूछें। जी अली बुखारी साहब आप क्वेश्चन रिपीट करेंगी? नहीं, जी मैं कर देती हूँ। मैंने ये कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी जो है उसमें जस्टिस मंसूर का होना, जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लेना, इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल सही फैसला ये, और यही जो है आपकी प्रोप्राइटरी भी डिमांड यही करती थी कि जो सीनियर जजेस हैं जिनको पहले काजी फायज ईसा ने निकाला और अपने आप को सिंगल मैन शो किया बेसिकली, उसको खत्म करके जस्टिस के लिए बेंच तश्कील देने के लिए ये बड़ा जरूरी था, और अगर ये ना करते तो इसके अंदर एक अभाम रहता। दूसरी चीज का एक और बड़ा इम्पैक्ट आना है निम्रा, आप देखेंगे कि जो एक हमें डिवीजन नजर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो अब ओपन आम हो गई थी, हर शख्स के जुबान पे था, वो जो है काफी हद तक इससे खत्म होगी। रीजन बीइंग कि मैं ये समझता हूँ कि इस डिसीजन से जो एक लाइन ड्रॉ हुई थी, या एक मैं कहता हूँ डैगर ड्रॉ हुए थे इंस्टीट्यूशन के जो मेन पिलर्स हैं जस्टिस हैं वो आपस में, उनको बड़ी मिलेगा कि वो दोबारा इकट्ठे हों और एक जगह पे आके इंसाफ के सारे तकाजे पूरे करें और लोगों को इंसाफ देना कि आपस के लड़ाई झगड़े जो काजी फायज ईसा ने पैदा किए हुए थे उनके नजर हो जाए, उनकी भेंट चढ़ जाए सारे। ठीक। अच्छा रियासत साहब, ठीक हो गया। अली बुखारी साहब हमारे साथ रहिएगा। रियासत साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है उसके बाद चीफ जस्टिस के उस तरह से इख्तियारात नहीं रहे, तो ये मुझे बताइएगा कि चीफ जस्टिस जितना भी अच्छे तरीके से कोर्ट को चलाए, जो आईनी बेंच होगा उसके इख्तियारात ज्यादा होंगे, तो किस तरह से ये चीजें मैनेज कर सकते हैं याहिया अफरीदी? देखिए, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास फुल कोर्ट बुलाने का अख्तियार तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। अगर जो पीजे जिसको कहा जा रहा है प्रिजाइडिंग जज जो होंगे उनके पास तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देखने। अब देखिए, अगर 26वीं तरमीम को चैलेंज किया जाता है तो जो पीजे होंगे या जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो तो इस एक्ट की क्रिएशन है, इस अमेंडमेंट की क्रिएशन है, वो तो सुन ही नहीं सकते। इसलिए कि उसमें होल्ड किया गया है कि लॉ के अंदर और जजमेंट्स के अंदर कि नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज, तो इसमें वो नहीं सुनेगा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इसको सुनेगी और फुल कोर्ट सुनेगी।
और जहां तक देखें चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने जो प्रोसीजर एंड उसके तहत कमेटी थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसमें उन्होंने जो एज पर लॉ जो मैंडेट था वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने से ये साबित हो गया कि जो काजी फायज ईसा साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और उसके बाद जो बेंच बनाया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वो फैसला भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी रीजन क्या है? चूंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेतहाशा जजमेंट्स है। 2007 सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट एक है, और एक 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 139 आसमा जिलानी केस है, जिसमें है कि अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल है तो उसके ऊपर 1000 ऑर्डर भी हो तो वो इलीगल ही तस्वर होंगे। एक और जजमेंट है कि अगर फाउंडेशन इलीगल है, सुपर स्ट्रक्चर सारा का सारा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तस्वर होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस या अफरीदी साहब ने ये अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, बिल्कुल मैंडेट लॉ का यही है, और उसी के मुताबिक ये कमेटी बनाएगी। और आगे देखें, इसके अंदर एक जजमेंट आज भी पेंडिंग है जो 12 जुलाई वाली, उसकी जजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इंप्लीमेंट नहीं करवानी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करवानी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करवानी है उसकी जो है। और बाकी और बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो खत जिसमें 6 जजेस साहबान ने खत लिखा था कि इंटरफेरेंस है, और बाकी हाई कोर्ट्स ने भी पाकिस्तान के उसके अंदर आउटपुट दी कि हाँ हमारे अंदर भी इंटरफेरेंस है। वो केस जनाब मौसूम काजी फैज ईसा साहब ने आज तक नहीं लगाया था, और अब हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस केस को भी फिक्स करेगी और उस पे भी एक लैंडमार्क जजमेंट देगी। तो जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का तल्लक है, नो डाउट जैसे कि उन्होंने अख्तियारात कर्टेल किए हैं बाय विर्चू ऑफ 26वीं अमेंडमेंट, लेकिन मैक्सिमम अख्तियारात जो है सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के वो तो सुप्रीम कोर्ट ही के पास है, वो चीफ जस्टिस ही के पास है। बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। 184(3) के तहत अगर सुओ मोटो लेना है तो वो PS कमेटी के पास है। तो जो मैक्सिमम अख्तियारात अदरवाइज है वो सुप्रीम कोर्ट ही के पास है। ठीक है। अच्छा रियासत साहब, पीएम की और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी जहां तक हमें जराए बता रहे हैं वो ये कि वो कोई 27th अमेंडमेंट की भी बात हो रही है, और वो अमेंडमेंट पर्टिकुलरली होने जा रही है सूबाई इख्तियारात से मुतालिक। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है और आपको क्या लगता है वाकई हमें ज़रूरत पड़ेगी एकदम से 26वीं के बाद 27वीं तरमीम करने की, और अगर होती है तो आपको क्या लगता है किन पॉइंट्स पे होनी चाहिए? देखिए निमरा, बात ये है कि जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, इससे पहले भी ये जो इन्होंने अभी 26वीं अमेंडमेंट की, उसके जुडिशल कमीशन के अंदर उन्होंने लिखा है कि उसकी फॉर्मेशन में पीजे जो है वो भी उसका हिस्सा होंगे। तो पहली इसमें तो पीजे एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक अनोमली इस अमेंडमेंट के अंदर ये भी है। फिर इन्होंने जो 26वीं अमेंडमेंट की उसके अंदर जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 है उसको इन्होंने अमेंड नहीं किया, ये उससे भी रिपग्नेंट है। इसके लिए भी इनको अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन अगर इन एडिशन टू दैट अगर 27वीं अमेंडमेंट जैसे कि हम सुन रहे हैं कि जो आर्टिकल 8 है उसके हवाले से और सिविलियन के ट्रायल के हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट में होगा, अगर उस हवाले से होगा तो हम तो पहले भी इन टोटो से अमेंडमेंट को 26वीं को रिजेक्ट किया था, और जो अभी प्रपोज या अलैज ये हम सुन रहे हैं, सच्ची बात है हमें तो नहीं पता कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम मीडिया के जरिए सुन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम शदीद रद्द अमल भी देंगे। और उसमें एक और चीज बहुत है, जो सिविलियन के ट्रायल का कि मिलिट्री कोर्ट में हो, उसमें 2024 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसमें पिटिशनर थे जवाद ख्वाजा साहब, जनाब रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जब ये असेट किया तो उसमें होल्ड कर दिया गया। उन्होंने चैलेंज किया था आर्मी एक्ट 1952 के आर्टिकल 21D को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू है जिसमें वो जजमेंट सस्पेंड हुई है और वो केस आज तक पेंडिंग है। और लॉ देखे अगर ये करना भी चाहे, अगर ऐसी अमेंडमेंट करना भी चाहे तो लॉ दो तरह का होता है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। तो जो सब्सटेंटिव लॉ है उसका तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो नहीं सकता, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्रोसीजरल जो होगा उसका रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, बाकी नहीं हो सकता। एक चीज जी रियासत साहब, रियासत साहब एक सवाल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस
अंदर पिनलाइज करने का हो अंदेशा, जिसके अंदर सजा है, तो उसका तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर ये आज अमेंडमेंट कर भी ले तो सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो केसेस पेंडिंग है उनके ऊपर उसका इतलाक नहीं हो सकता बाय विर्च्यू ऑफ दैट जजमेंट एंड सब्सटेंटिव लॉ। ठीक हो गया। राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मुल्क की सियासत जिसके हमने बातचीत की। और अब यहाँ पर क्या हम यहाँ पे हस्नैन एक ब्रेक ही शामिल करेंगे मेरे ख्याल में, तो एक न्यूज़ ब्रेक लेने जा रहे हैं जी हम, और वापस आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे पास डिस्कशन के लिए, सो स्टे विद अस।